रात के 10:30 बजे थे। नरेन के आने का कोई अता पता नहीं था। हालांकि उसने विभा को फोन कर दिया था कि उसे आने में देर हो जाएगी तो वह खाना खाकर दरवाजा बंद कर सो जाए, उसका इंतजार ना करे। चाबी उसके पास है ही, वहां आकर दरवाजा खोलकर जो कुछ खाने को रखा है खाकर सो जाएगा। यह जानते हुए भी विभा नरेन के आने के इंतजार में करवटें बदल रही थी। वह देखना चाहती थी कि आखिर उसके आने में कितनी देर होती है, जबकि बेटी अंशिता सो चुकी थी। समय काटने के लिए विभा ने रेडियो पर पुराने गाने लगा दिए थे, जिन्हें सुनते सुनते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। एकाएक विभा की नींद टूटी। उसने चालू रेडियो को बंद करना चाहा कि उस गाने को सुनकर उसके हाथ रेडियो बंद करते करते रुक गए। गाने के बोल थे, अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं समझाऊं, बीच भंवर में नाव है मेरी कैसे पार लगाऊं। गाने ने जैसे मन की बात कह दी। गाने जैसी खींचातानी उसकी जिंदगी में भी हो रही थी। कोई काम धाम नहीं है, यह सब बहानेबाजी है, विभा ने मन ही मन कहा। दरअसल नरेन उस रेखा के चक्कर में है जिससे वह उसे एक बार मिलवा भी चुका था। विभा से वह घड़ी आज भी भुलाए नहीं भूलती। कितने जोश में आकर उसने परिचय कराया था, इनसे मिलो विभा, यह मेरे ऑफिस में ही है, हमारे साथ काम करने वाली रेखा। बहुत अच्छा स्वभाव है इनका। और रेखा, यह है मेरी पत्नी विभा। विभा को शक हो गया था, एक पराई औरत के प्रति ऐसा खिंचाव, और बाद में वह उसे छोड़ने भी गया था। चाहता तो किसी बस में बिठाकर विदा भी कर सकता था, पर नहीं। गाना खत्म हुआ तो विभा ने रेडियो बंद कर दिया और सोने की कोशिश करने लगी। आखिरकार नींद लग ही गई। पता नहीं कितना समय हुआ कि उसने अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस किया। उसे लग गया था कि यह नरेन है। उसने उसके हाथ को अपने शरीर से हटाया और उनसे नींद में कहने लगी, सोने दो, नींद आ रही है। कहाँ थे इतनी देर से? समय से आना चाहिए ना। क्या करूं डार्लिंग, कोशिश तो जल्दी आने की ही करता हूँ, नरेन ने विभा को अपनी ओर खींचते हुए कहा। आप रेखा से मिलकर आ रहे हैं ना? विभा ने अपने आप को छुड़ाते हुए तानासा कसा। इतनी अच्छी है तो मुझसे शादी क्यों की, कर लेते उसी से विवाह। छोड़ो भी ना, यह भी कोई ऐसा समय है ऐसी बातों का? आज अच्छा मूड है, आओ ना। तुम्हारा तो अच्छा मूड है पर मेरा तो मूड नहीं है ना। चलो सो जाओ प्लीज। तुम्हारी दूसरी ओर मुंह करके सोने की कोशिश करने लगी। तुम पत्नियां भी ना, कब समझोगी अपने पति को? नरेन ने निराश होकर कहा। पहले तुम मेरे हो जाओ। तुम्हारा ही तो हूँ बाबा, पिछले 15 सालों से तुम्हारा ही हूँ, विभा ने कहा। मुझे मानते हो तो सच बताओ, इतनी देर तक उस रेखा के साथ ही थे ना? देखो, जब तक मैं उस कंपनी में था, उसके पास था, जब मैं वहां से जॉब छोड़कर अपनी खुद की कॉस्मेटिक की मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ, तो अब वह यहाँ भी कहाँ से आ गई? मुझे तो यकीन नहीं होता। अच्छा बताओ कि तुमने नहीं कहा था कि अब जब मैं अपना काम कर रहा हूँ तब तो मैं समय से आ जाया करूँगा। तुम तो अब भी वैसे ही आ रहे हो जैसे उसी कंपनी में काम करते हो। अपना काम है ना, सेट करने में समय तो लगता ही है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात मानो, अब सब तुम्हारे हिसाब से चलने लगेगा। ठीक है, अच्छा अब तो मान जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता। तुम एक नंबर के झूठे हो। मैं कई बार तुम्हारा झूठ पकड़ चुकी हूँ। तुम तो नहीं मानोगी जब तक मुझे पक्का यकीन नहीं हो जाता, निशा ने कहा। तो मुझे यकीन कैसे होगा? बस सच बोलना शुरू कर दो और समय से घर आना शुरू कर दो। कोशिश तो करता हूँ, रंग में भंग पड़ता देख नरेन ने अपने कदम पीछे खींच लेने में ही भलाई समझी। वह नहीं चाहता था कि बात आगे बढ़े। वह भी करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा। विभा का शक नरेन के प्रति यूं ही नहीं था। दरअसल कुछ महीने पहले की बात है। वह और विभा बच्ची अंशिका के साथ शहर के एक बड़े गार्डन में घूमने गए थे, जहां वह रेखा के साथ भी घूमने जाता रहा था। वहां से वे अपने एक परिचित हलवाई के यहाँ नाश्ते के लिए चले गए। हलवाई ने सहज ही पूछ लिया था कि आज आपके साथ में बॉब कट वाले बालों वाली मैडम जी नहीं है? बस यह सुनते ही विभा के तन मन बदन में आग लग गई थी और घर लौट उसने नरेन की अच्छे से खबर ली थी। नरेन ने लाख सफाई दी पर विभा नहीं मानी थी। जैसे तैसे आगे न मिलने की कसम खाकर नरेन ने अपना पिंड छुड़ाया था।
विभा की बातों में सच्चाई थी, इसलिए नरेन कमजोर पड़ता था। नरेन रेखा के चक्कर में इस कदर पड़ा था कि वह चाहकर भी खुद को रेखा से अलग नहीं कर पा रहा था। रेखा का खूबसूरत बदन और कटार जैसे तीखे नयन पर नरेन फिदा था। उस पर अब एक ही रास्ता था कि रेखा शादी कर ले और अपना घर बसा ले। पर एक तरह से रेखा यह जानते हुए कि नरेन शादीशुदा है, वह खुद को उसे सौंप चुकी थी। नरेन में उसे पता नहीं क्या नजर आता था, यहाँ तक कि जब वह गांव में कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के यहाँ जाती तो रेखा नरेन के यहाँ आ जाती और फिर दोनों मजे करते। पर विभा को किसी तरह इस बात की भनक लग गई थी, इसलिए उसने अब माँ के यहाँ जाना कम कर दिया था। विवाह संबंधों की असलियत को समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि जहां एक ओर वह मां बनने के बाद नरेन से प्यार में कम दिलचस्पी लेती थी या लेती ही नहीं थी, वहीं दूसरी ओर नरेन अब भी विवाह से पहले वाले प्यार की उम्मीद रखता था। उसकी तो इच्छा होती थी कि हर रात सुहाग रात हो, पर जब विवाह से उसकी मांग पूरी नहीं होती तो वह रेखा की तरफ मुड़ जाता था। इस तरह नरेन का रेखा से जुड़ाव एक मजबूरी था जिसे विवाह समझ नहीं पा रही थी। विवाह रेखा वाली सारी बातें अपने तक ही सीमित रखी थी। अगर वह नरेन की रेखा से प्रेम संबंध वाली बात अपने माँ बाबूजी को बताती तो उन्हें बहुत दुख पहुंचता, जो वह नहीं चाहती थी। विभा के सामने यह जो रेखा वाली उलझन है वह उसे खुद ही सुलझा लेना चाहती थी। दो बच्चों में से एक बच्चा यानी अंशिता से बड़ा लड़का अर्पित तो अपने ननिहाल में पढ़ रहा था, क्योंकि वहां पैसों की समस्या है। अभी मकान हो जाएगा, फिर बच्चों का करियर, उनकी शादी का काम आ पड़ेगा। ऐसे में खुद का मकान तो होना ही चाहिए। नरेन के प्यार के इस तेज बहाव को लेकर विभा एक बार डॉक्टर से मिलने की कोशिश भी कर चुकी थी कि प्यार में अति का भूत उस पर से किसी तरह उतारे, ऐसा होने पर वह रेखा से भी दूर हो सकेगा। उसने जानने की कोशिश की थी कि कहीं वह कुछ करता तो नहीं है, पर ऐसी कोई बात नहीं थी। अब अंशिता को ज्यादातर अपने आसपास ही रखती थी ताकि नरेन को भूल कर भी एकांत न मिले। अगले दिन नरेन ने काम पर जाते हुए विभा के हाथ में 200 रुपए रखे और मुस्कुराते हुए उसकी कलाई सहलाई। विभा ने आंखें तरे नरेश सहलाते हुए बोला, जानू आज साप्ताहिक हाट है, सब्जी के लिए पैसे दे रहा हूँ, भूलना मत, वरना फिर रोज आलू खाने पड़ेंगे। कहते हुए टीवी देख रही अंकिता को प्यार से अपने पास बुलाते हुए उससे शाम को आइसक्रीम खिलाने का वादा करते हुए अपने बैग को थामते हुए बाहर निकल गया। दरवाजा बंद कर अपने काम में जुट गई। उसे तो याद ही नहीं था कि सचमुच आज तो हाट का दिन है और उसे हफ्ते भर की सब्जी भी लानी है। वह अंशिता की मदद लेकर फटाफट काम पूरा करने में जुट गई। कामकाज निपटाकर अंशिता को पढ़ाई की हिदायत देकर बड़ा सा झोला उठाए विभा दरवाजा लॉक कर बाजार की ओर निकल गई। उसे अंशिता के चलते घर जल्दी लौटने की फिक्र थी। आधी विभा सब्जियां ही ले पाई थी और एक सब्जी का मोल भाव कर रही थी। किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। विभा पलटी तो एक अजनबी औरत को देखकर अचरज करने लगी। तुम ही विभा हो ना? उस अजनबी औरत ने विभा को हैरानी में देखा तो पूछा, जी, पर आप कौन हैं? अरे तारा दीदी, आपको दरअसल जूड़े में देखा तो झटपट ही विभा तारा टीचर के पैर छू लिए। सही पहचाना तुमने, कितनी कमजोर थी तुम पढ़ने में जब तुम मेरे घर ट्यूशन लेने आती थी, इसी से तुम मुझे याद हो, वरना एक टीचर के पास से कितने स्टूडेंट पढ़ कर निकलते हैं, कितनों को याद रख पाते हैं हम लोग। आशीर्वाद देते हुए तारा दीदी ने कहा, मेरा घर यहाँ नजदीक ही है, आइए ना, घर चलिए। विभा ने कहा, नहीं नहीं फिर कभी, अब मैं रिटायर हो चुकी हूँ और पास की कॉलोनी में रहती हूँ। लो यह मेरा विजिटिंग कार्ड, घर आना, खूब बातें करेंगे। अभी इस वक्त थोड़ा जल्दी है, वरना रुकती। अच्छा चलती हूँ। कार्ड पर लिखा पता पढ़ा और अपने पर्स में रखकर सब्जी के लिए आगे बढ़ गई। विभा ने तय किया कि वह अगले दिन तारा दीदी से मिलने उनके घर जरूर जाएगी। उसे लगा कि तारा दीदी उसकी उलझन को सुलझाने में मदद कर सकती हैं। अगले दिन सारा काम निपटा कर वह अंशिता को पड़ोस में रहने वाली उसकी हम उम्र सहेली के पास छोड़कर तारा दीदी के घर की और चल पड़ी। उसे घर ढूंढने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। उसने डोरबेल बजाई तो दरवाजा खोलने वाली तारा दीदी ही थी। आओ विभा, कहकर अपने हाथ अंदर ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठाया। सब कुछ करीने से सजा हुआ था। शरबत वगैरह पीने के बाद तारा दीदी ने विभा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए पूछा, कहो क्या बात है विभा, सब कुछ ठीक ठाक है? जिंदगी किस तरह चल रही है? तुम्हारे मिस्टर, तुम्हारे बच्चे जो कैसे हैं? विभा शुरू हुई तो बोलती चली गई। तारा दीदी बड़े गौर से सारी बातें सुन रही थी। उन्हें
विभा की मुश्किल हल करने में अभी भी एक टीचर की जरूरत है। स्कूल में भी विभा सवाल लेकर जाती थी, आज वह अपनी उलझन लेकर आई है। अपनी उलझन बता देने से विभा काफी हल्का महसूस हो गई थी, जैसे कोई सिर पर से बोझ उतर गया हो। तारा दीदी ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि तुम मेरी स्टूडेंट हो। अपना यह सब्र बनाए रखना, ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना जिससे घर बर्बाद हो जाएगा। आखिर यह दो बच्चों के भविष्य का भी सवाल है। तो बताओ ना दीदी, मुझे क्या करना चाहिए? उसने पूछा। देखो विभा, समस्या होती तो छोटी है, केवल हमारी सोच उसे बड़ा बना देती है। एक तो तुम अपनी तरफ से किसी तरह से नरेंद्र की अनदेखी मत करो, उसे सहयोग करो। आखिर तुम बीवी हो उसकी। अगर वह तुमसे प्यार चाहता है तो उसे दो, सब ठीक हो जाएगा। रहा सवाल रेखा का, तो इतना समझ लो, इस मामले में जो भी मुझसे हो सकेगा मैं करूंगी। अब आपके भरोसे हूँ दीदी। अच्छा चलती हूँ, क्योंकि घर पर अंशिता अकेली है। बिल्कुल जाओ, अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाओ। विभा ठीक थी, उसे लगा नरेन पर से अब मेरा रेखा का साया उठ जाएगा और उसकी जिंदगी में खुशहाली छा जाएगी। शाम को जब नरेन घर लौटा तो उनके साथ एक साहब भी थे। नरेन ने विभा से उनका परिचय कराया और बताया, आज जब मैं एक बड़े मॉल में मार्केटिंग के काम से गया था तो एक सॉफ्टवेयर इनसे मुलाकात हुई। 10 साल इनका वडोदरा में कॉस्मेटिक का कारोबार है और इन्हें वहां एक मैनेजर की सख्त जरूरत है। जब उन्होंने उस दुकानदार से मेरा बातचीत का लहजा और स्टाइल देखी तो यह बहुत प्रभावित हुए। मुझसे मेरा सारा जॉब एक्सपीरियंस सुना, मेरी लाइफ के बारे में जाना और कहने लगे कि तुम में मुझे मैनेजर की सारी खूबियां दिखती हैं। करता हूँ, अच्छी तनख्वाह, फ्लैट, गाड़ी, सब सहूलियत मिलेंगे। मैंने उनसे कहा कि अपनी पत्नी से बात किए बिना मैं कोई फैसला नहीं ले सकता, इसलिए इन्हें यहाँ ले आया हूँ। क्या कहती हो, क्या मैं इनका प्रस्ताव स्वीकार कर लूं? पहले तुम कुछ दिनों के लिए वहां जाकर सारा कामकाज देख लो, समझ लो, अच्छा लगे तो स्वीकार कर लो। वहां खुश होते हुए कहा। विभा को भी अच्छा लगा कि नरेन कितने तवज्जो देते हैं उसे। आज पहली बार उसे लगा कि वह अब तक नरेन से बुरा बर्ताव करती रही है, वह भी सिर्फ एक रेखा के पीछे, और उलझन भी अब उसे सुलझती नजर आ रही थी। नरेन वडोदरा की ओर निकल पड़ा था। रोज रात को विभा से बात करने का नियम था उसका। विभा भी बातचीत में पूरी दिलचस्पी लेती। प्रतिदिन के काम काज के बारे में, मालिक के बर्ताव के बारे में वह सब कुछ बताता। नए मिलने वाले फ्लैट जो वह देख भी आया था उसके बारे में बताता और कहा कि अब बड़ोदरा शिफ्ट होने में फायदा ही है। झटपट तारा दीदी के घर की ओर रुख किया। उन्हें नरेन के वडोदरा की जॉब और वहीं शिफ्ट होने के बारे में बताया। तारा देवी के मुंह से निकला, तब तो तुम्हारी सारी उलझन ही अपने आप ही सुलझ रही है। जब तुम लोग शहर ही बदल रहे हो तो वहां वह आ भी नहीं सकती। सब कुछ इतना जल्दी तय हुआ कि विभा का इस पहलू की ओर ध्यान ही नहीं गया। तारा दीदी की इस बात में दम था। एक तीर से दो शिकार हो रहे थे। अब इसके पहले कि रेखा के पीछे नरेन का मन पलट जाए, उसने वडोदरा जाना ही सही समझा। रात को नरेन का फोन आया तो उसने झटपट या काम कर लेने को कहा। अभी छुट्टियां चल रही हैं, नए सेक्शन में बच्चों के एडमिशन में भी दिक्कत नहीं होगी। लगे हाथ अर्पित को भी नानी के यहाँ से बुलवा लिया जाएगा। अब वह उसके पास ही रहकर आगे की पढ़ाई लिखाई करेगा। आनन फानन यह काम कर लिया जाने लगा। पूरी गृहस्थी के साथ नरेन ने शिफ्ट कर लिया। विभा ने शहर में नया घर देखकर आवाक थी। ऐसे ही घर का तो उसने सपना देखा था। दोनों बच्चे तो यह सब देखकर चहक उठे। नरेन में शुरू शुरू में उदासी जरूर नजर आई। वह समझ गई थी कि ऐसा क्यों है, पर उसने अब अपना प्यार नरेन पर उड़ेलना शुरू कर दिया था। एक शाम जब नरेन काम से घर लौटा तो बुझा बुझा सा था। यह कामकाज की वजह से नहीं हो सकता था। उसे कुछ खटका हुआ जिसे उसने जाहिर नहीं होने दिया। बालों में उंगलियां घुमाते हुए विभा ने बस इतना ही कहा, क्यों ना एक एक कप काफी हो जाए। नरेन ने हामी भरी थी। वह कुछ सोचते हुए किचन में दाखिल हो गई। अगले ही दिन दोपहर में काम से फुर्सत पाते ही उसने तारा दीदी को फोन घुमा दिया। तब तारा दीदी ने उसे यह सूचना दी कि रेखा की शादी हो गई है। यह सुनकर विभा खुश हो पड़ी। थैंक यू, बस इतना ही कह पाई विभा और फोन बंद कर बिस्तर पर बिखर गई। अब उसे नरेन के बुझे चेहरे की वजह भी समझ में आ गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक भी हो गया था। गृहस्थी की गाड़ी बिना रुकावट एक बार फिर पटरी पर सरपट दौड़ने लगी तैयार थी। कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।